हमें लगता है कि यार हम तो बिल्कुल दिन रात एक करके पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैंने स्टूडेंट्स को ये पाया है कि वो पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं और जिस साल एग्जाम देने जाते हैं फिर उनके दिमाग में ये बात आती है कि अरे जितना ज्यादा ब्रॉडर कैटेगरीज में आपका डिवीजन होगा आपको उतनी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। भाई आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर सब पढ़ोगे तब जाके 15 क्वेश्चन बनेंगे। मतलब कि 30 तो क्रिटिकल मिनरल्स है और इंडिया उन सभी में बहुत अच्छा कर रहा है। अरे जब अच्छा कर रहा है तो चाइना जापान से इंपोर्ट क्यों करता है? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों कई बार हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और इस मेहनत का रिजल्ट हम लोग को कभी मिलता नहीं है। हमें लगता है कि यार हम तो बिल्कुल दिन रात एक करके पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होगी और वो कई बार गड़बड़ी हम लोग को पता नहीं चल पाती है और उसके पीछे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सही तरीके से इस्तेमाल ना कर पाना। मैंने इस पूरे अपने कम से कम 10-11 साल के इस यूपीएससी जर्नी में मैंने स्टूडेंट्स को यह पाया है कि वो पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं और जिस साल एग्जाम देने जाते हैं फिर उनके दिमाग में यह बात आती है कि अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं यार। और मुझे लगता है कि यह बहुत ही बड़ी गलती है। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के इस वीडियो से मैं ये प्रूफ करूंगा आपको कि कैसे आप अगर बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े इस एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बहुत ही पीछे हो जा रहे हैं। जो भी टॉपर्स या फिर जो भी लोग इस एग्जाम्स को सिलेक्ट हो रहे हैं, इस एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं, उन लोगों के लिए ये तो एक बहुत ही बड़ा रामबाण इलाज है और उस रामबाण इलाज को आप भी इस्तेमाल करना सीख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। हमारा है ये पूरा सीरीज मिशन आईएएस का और इसके अंदर में हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं आज के इस सेशन में 5th टॉपिक पर। अपने बाकी के टॉपिक्स पर हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, बट हमने कैसे अपना पहला आंसर करना चाहिए, राइटिंग स्किल्स को ऐसे इंप्रूव करें, ऐसे राइटिंग के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, 1 पेजर नोट्स कैसे बनाते हैं, ये हमारा आखिरी वीडियो था, लास्ट वीडियो था। और फिर उसके बाद हम लोग आज के इस डिस्कशन में 5th पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। बस अब इस पूरे सीरीज में लास्ट एक और टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग मेंस के पेपर को भी एनालाइज करना सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को एनालाइज करना सीख रहे हैं और चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्टेप 1 है, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये एग्जाम्स मुझे तो नहीं लगता कि यूपीएससी एग्जाम के लिए सिर्फ आपको करना चाहिए, अगर आप कोई भी दूसरा एग्जाम भी दे रहे हैं ना तो भी ये बहुत ही यूजफुल है। आप सबसे पहले एक टेबल बनाएं या फिर आप ऐसा ही एक रेडीमेड टेबल कहीं से भी उठा लें। अगर खुद से बनाते हैं तो वो आपको और ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है। आपको पता है कि आपके प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ ना कुछ ये सारे हैं। अगर मैं एक लाइन से इनको पढ़ने की कोशिश करूं तो आपके पास में एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, मीडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिकल ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल इश्यूज एंड स्कीम्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और जायज है कि इन सभी का करंट अफेयर्स भी इनके अंदर ही इंक्लूडेड है। तो आप पाएंगे ना कि ऐसे बहुत सारे, आप सोचो कि आपने अगर कभी डिवाइड किया होगा इस पूरे पोर्शन को तो शायद 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया होगा, बट ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करो जिससे कि जितना ज्यादा ब्रॉडर कैटेगरीज में आपका डिवीजन होगा आपको उतनी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। अब जैसे मैं आपको ना 2 स्ट्राइकिंग सब्जेक्ट्स के गिनतियों के बारे में बताता हूं। जस्ट लुक एट दिस सब्जेक्ट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। पिछले कुछ सालों में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ने बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस को गेन किया है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि इन्होंने इस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में ना कई बार इन्होंने एग्रीकल्चर को भी ऐड किया होगा। हाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के इतने सारे नंबर्स हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं, आप यहां पर देखिए इंडियन पॉलिटी को। इंडियन पॉलिटी में कभी कभी कम नंबर्स या फिर कम क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो रेगुलर बेसिस पर 15 क्वेश्चंस तो यहां से रहते ही रहते हैं। अब आपका एक तीसरा सब्जेक्ट मैं आपको दिखाता हूं, इकोनॉमी। इकोनॉमी की अगर आप बात करोगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं डबल डिजिट्स में हमेशा और हमेशा ये नंबर्स रहते हैं। अभी तक हमने जिन सब्जेक्ट्स की बात की है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स अभी तक हमने बात की हैं? हमने बात किया है इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी।
ये तो दो बड़े सब्जेक्ट्स हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हमारे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें बहुत ही शानदार तरीके से कम पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स दे सकता है, क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट नहीं है जितना बड़ा आपका इकोनॉमी है, जितना बड़ा आपका पॉलिटी है। तो हमारे दिमाग में ये बात तो घूमनी चाहिए ना यार कि जब भी हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ें तो मन लगा के शिद्दत से पढ़ें, जिससे कि इससे ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएं। एक और स्ट्राइकिंग फीचर मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। ये देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, इन्वायरमेंट के जैसा ही है या फिर इन्वायरमेंट से थोड़ा सा कम है, बट आप देख सकते हो कि इसमें भी डबल डिजिट्स के ही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब डबल डिजिट नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं हर बार। ऑन एन एवरेज 12 से 13 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं यहां से भी होते हैं। तो अब आपके सामने ये पूरा जब लिस्ट सामने आएगा, एक्चुअल में क्या होता है ना, लोग हिस्ट्री को एक साथ कंबाइन करके बोल देते हैं, और हिस्ट्री को अगर आप एक साथ कंबाइन करके बोलेंगे जिसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और बस इतना ही है। तो अगर हम लोग एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर ये 4 सब्जेक्ट मिला लें तो हमें पता चलेगा कि अच्छा हिस्ट्री से भी तो बहुत टॉपिक्स आ रहे हैं। लेकिन रुको रुको रुको, क्या ये हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है? नहीं भाई, ये 4 ही सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट है। और अगर उसके बाद कोई बोलता है अरे नहीं नहीं हिस्ट्री पढ़ लो भाई, 15 क्वेश्चन तो आते ही हैं उससे, तो यू मस्ट थिंक अबाउट इट कि यार हिस्ट्री का कौन सा सेगमेंट पढ़ने पर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर सब पढ़ोगे तब जाके 15 क्वेश्चन बनेंगे। मैं यूं नहीं बोल रहा कि हिस्ट्री पढ़ना छोड़ दो, अरे भाई हिस्ट्री पढ़ना छोड़ दोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले अपने सिलेक्शन में आपने जैसा ही स्टेप 1 फॉलो किया ना, आपके माइंड में एक अजीब सी जबरदस्त क्लैरिटी बन जाएगी कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किसका टाइम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, टाइम कॉस्ट बेनिफिट। ये भाई ये बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है यहां पर, टाइम कॉस्ट बेनिफिट। मतलब कि हम किस सब्जेक्ट पर कितना घंटे लगाएं। मान लो कि आपके पास 10 घंटे पढ़ने को है बस, और बोला जाए 10 घंटे पढ़ के यूपीएससी क्लियर कर लो, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, तो वो 10 घंटे में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे जिससे कि यूपीएससी में सबसे ज्यादा स्कोर हो पाए, आपको ये टेबल बताएगा। आप इसमें अपने टाइम को सबसे बेस्ट यूटिलाइज करना चाहोगे तो आप यही सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे ना। आपने सबसे पहले इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी उठाना चाहिए क्योंकि सबसे छोटा सिलेबस है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे नंबर पर आप इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी जैसे कुछ सब्जेक्ट्स उठा सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं ज्योग्राफी के लिए भी, यहां पर अगर मैं ज्योग्राफी लेके चलता हूं, ज्योग्राफी एक तो इंडियन ज्योग्राफी है, इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी को कंबाइन कर देंगे तो इस बार लगभग लगभग 8 क्वेश्चंस यहां पर मिल रहे हैं, इसके बाद 12 क्वेश्चन यहां पर मिल रहे हैं, इसके बाद 11 क्वेश्चन यहां पर मिल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यही 3 साल के पेपर्स हैं जिसमें ज्योग्राफी से ठीक ठीक से क्वेश्चंस पूछे गए। अदरवाइज अब इसके आगे आप बढ़ोगे ना तो आपको कम नंबर मिलेंगे, 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन आए। लेकिन अब धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 11 क्वेश्चन अब यहां से भी आ रहे हैं। तो ज्योग्राफी कैन ऑल्सो बी अ गुड सब्जेक्ट। तो हमें अब इस बात से पता चल जा रहा है कि अरे वाह यार, अच्छा इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी तो ऐड कर दो आप, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी ऐड कर दो। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी ऐड करने के बाद आपको आराम से यहां से 15 क्वेश्चन के आसपास चीजें मिल जाएंगी। तो इसका मतलब है कि यार आपके लिए ना अब हर एक टॉपिक्स के बेसिस पर इन चीजों को डिसाइड करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। दिस इज स्टेप नंबर 1। आप सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करो। एनालाइज करने का मतलब यह है कि अभी पहले स्टेप पर आप कुछ मत करो, कोई क्वेश्चन मत देखो, बस ये देखो कि ये क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट से आया है। बस इतना भी अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो भी आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई। अब मैं आपको दूसरे स्टेज पर लेके जाता हूं। एक बार आपका सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन हो गया है, नाउ द स्टेप 2 कम्स। स्टेप 2 है आपके लिए सेग्रीगेट द थीम वाइज एनालिसिस। इसका मतलब है कि अब आपके सब्जेक्ट के अंदर, मैंने अपने लास्ट वीडियो में यह भी बताया था कि आपको कैसे 1 पेजर नोट्स के लिए भी थीम निकालना बड़ा जरूरी है। तो वैसे ही माइक्रो लिस्टिंग, माइक्रो थीम्स निकालना, जैसे मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस पर्सपेक्टिव के लिए एक सिंपल सा 7 पॉइंटर थीम निकाला है। ये 7 पॉइंटर थीम में ही सब कुछ आता है। सिमिलरली अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो यहां पर कुछ ये टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को भी एलोकेट कर दो। अब आप इनकी कॉन्टिन्यूटी देखो, आप देखोगे कि बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ से लगभग लगभग हर साल क्वेश्चंस आते ही हैं। और इनफैक्ट अभी 22, 23
24 और 25 का इसमें मैं डेटा नहीं ले पाया हूं किसी कारण से, तो आप उसमें देखोगे तो लगातार क्वेश्चन आए हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आए हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे 4 क्वेश्चन यहां पर देख रहे हो, आपको अगेन 2 3 इसमें भी मिलेंगे। तो इसका मतलब है अब आप इनमें से भी अपने टॉपिक्स को छांट सकते हो कि हाँ भाई कौन सा टॉपिक इस सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट है, हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आता है। आपको ना एक और ट्रेंड पता चलेगा, कौन सा सब्जेक्ट करंट ओरिएंटेड है, किस सब्जेक्ट में करंट अफेयर ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। आप अपने प्रोसेस को, आप अपने पढ़ाई के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहे होगे। और ये बहुत ही बेसिक बता रहा हूं मैं, बहुत ही बेसिक। इतना तो आपके लिए प्री रिक्विजिट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत से पहले। अब आपको मैं देता हूं कुछ चकमा देने वाली बातें, मतलब कि जिसको आप देख के हैरान परेशान होते हैं। देन कम्स द डिटेल्ड क्वेश्चंस। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने जिनको कि हमें अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होता तो हम सॉल्व कर लेते। और मैं स्ट्राइकिंगली आपके लिए 2025 के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं। सबसे लेटेस्ट एग्जाम है, इन सभी चीजों का प्रूफ तभी आपके सामने दे पाता मैं जब मैं सबसे लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न्स को भी उससे फॉलो करा पाता। ऐसे ही वीडियोस मैंने और पहले भी बनाई हैं और आज भी मैं इन्हीं थीम्स के बेसिस पर आपको समझाना चाहता हूं। आप देखो क्वेश्चंस कई बार हूबहू रिपीट होते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखो 2016 की क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोल रहा है कि रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया द टर्म अरघट्टा रेफर्स टू। अराघट्टा जो है वो किससे रिफर करता है भाई? आंसर हमने बोला वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। सेम क्वेश्चन 2025 में फिर से आता है, द इरिगेशन डिवाइस अरघट्टा वॉज क्या है भाई? इसका मतलब है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं। आप और भी बहुत सारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को अगर आप उठाओगे, आपको रियलाइज होगा, अगर आप सर्च करो सिंपली जून 21 ये लिख के कितने क्वेश्चन आए, तो आप देखोगे 3 बार क्वेश्चन आए और वो भी सब के सब सेम है, सब के सब सेम। मतलब यूपीएससी अपने क्वेश्चंस के टॉपिक्स को भी बार बार रिवाइज करता है। अब ये हो सकता है कि आप छोड़ दो इस चीज को, नहीं पढ़ के गए हो, लेकिन आपकी बेवकूफी होगी। जब ये पहली बार 2016 में आया था तब कहीं कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं होता था। ये एनसीईआरटी के कवर पेज पर अरघट्टा बना होता था, बट कहीं पर भी एनसीईआरटी के अंदर भी इसके बारे में लिखा नहीं था। इसीलिए फिर लोगों ने अरघट्टा पढ़ाना शुरू किया और जिसने जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया होगा उसको इसके बारे में पता होगा, 2025 में भी वो सही करके आया होगा। ये एक क्वेश्चन नहीं है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। 2025 का क्वेश्चन है ये, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कौन चला रहा है भाई? पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। 2019 का क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन है क्या? 2025 2019। अभी और भी है मेरे पास, रुको जरा सबर करो, है ना। आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स द यूज ऑफ। अब आपको नहीं पता सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड है कि नहीं है। अब इसमें कई बार ना हमें थीम पकड़ना होता है, हमें टॉपिक्स पकड़ने होते हैं कि इस टॉपिक पर यूपीएससी हर बार क्वेश्चंस पूछती है। तो यहां पर आप देख सकते हो अब सेम वही चीज है। 2019 में इसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, क्लाउड थिनिंग टेक्निक्स के बारे में। और इसमें बात हुई है कि हम इसमें इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्लाउड थिनिंग का मतलब पता होना चाहिए, आप ये भी क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं इस तरीके से। 2025 का एक क्वेश्चन है, माइनर मिनरल रेगुलेशन से रिलेटेड है ना। इसमें बोल रहा है कि स्टेट के पास ना पावर ओवर नहीं होती माइनर मिनरल्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। अरे ये बोलो, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछ लिया यार, 2019 का क्वेश्चन देख लो। माइनर मिनरल्स के मैनेजमेंट पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है ये, कि ये यहां पर लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर की नहीं। अब तुम्हें अगर स्टेट गवर्नमेंट के पावर के बारे में पता होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो वो भी तो लगा लेते तुम। और क्वेश्चंस देख लो भाई, अगर इतने पर भी यकीन ना आए तो। ये बोल रहा है 2025 का फिर से क्वेश्चन है, क्या है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। अब कई बार तुम्हें लगेगा कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब कि किसी सिलेबस में किसी सब्जेक्ट में हमने ये पढ़ा ही नहीं है। यहां पर 2019 का पेपर देखो, 2025 में स्पेशली 2019 से तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस रिपीटेड है। क्या बोल रहा है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पहला रेगुलेटरी बोर्ड बॉडी सेटअप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका वन ऑफ द टास्क है टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। जिसको पता होता कि ये स्टेटमेंट सही है 2019 में, तो वो लगाता कि नहीं कि मार्केटिंग और सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये करता ही करता है।
तुम दूसरा देखो, ये अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पीएनआरजीबी जो भी है यहां पर, ये रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है। तो तुमको ये भी पता होता यहां पर कि ये कभी भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये रिफाइनिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोल में भले आ जाएगा, रेगुलेटरी बॉडी। आंसर में हमें क्या मिलेगा, ओनली 2 मिलेगा। लेकिन आंसर चलो नहीं पता है, कोई बात नहीं है, तुमने 2019 का पढ़ा होता तब तो लगा लेते। और देख लो भाई, चेस, ये 2025 का क्वेश्चन है और ये 2023 का क्वेश्चन है। इसमें 44th चेस ओलंपियाड 2022 के बारे में पूछा है और इसमें 45th चेस ओलंपियाड के बारे में पूछा है भाई। पहले पूछा है तो अभी भी पूछा है, वो तो यूपीएससी तो अपने पैटर्न पर कायम है भाई। तुम देखो कि तुम पढ़ पा रहे हो कि नहीं उसके पैटर्न को। ये पैटर्न देख लो भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव 2020 और ये 2025। मैं यूं नहीं बोल रहा इससे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, लेकिन पता तो चल रहा है और ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज है यार, सब पढ़ के आते हैं वैसे भी। और क्वेश्चन देख लो भाई, यहां पर मैं ये दिखाना चाहता हूं कि 2017 में यूपीएससी ने एक सिंपल पैटर्न लिया था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट बाय इंडिया। सेम थी कि भाई चाबहार पोर्ट का इंडिया का रिलेशन जो है, इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान इन सेंट्रल एशिया। सेम थीम पर, अब यहां पर थीम पकड़ने का है। अब यहां पर चाबहार पोर्ट नहीं पूछा, इसने आईएनएसटीसी के बारे में पूछ लिया कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। अब ये किसको कनेक्ट करेगा? जब तुमको पता होता है कि ऐसा जो भी प्रोजेक्ट्स इंडिया के होते हैं वो इंडिया पूछता है कि किसको किसको कनेक्ट करता है, इससे फायदा क्या होता है, तो तुम इसको भी लगा लोगे अलग से। और कुछ क्वेश्चंस मैं आप तुम्हारे लिए लेके आया, रुको। 2017 का क्वेश्चन है ये, एलिसा के ऊपर। एलिसा प्रोजेक्ट क्या है तो हमने बता दिया। 2020 में फिर से एक एक्सप्लेनेशन के साथ उसने आंसर में, आंसर इसका क्या होगा, एलिसा, इवॉल्व्ड एलिसा। तो सबको लग रहा था पता नहीं कहां से क्वेश्चन आया, अरे कहीं नहीं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2017 में पूछा, 2020 में फिर पूछ लिया। और देख लेते हैं कई बार। अब इसमें आप देखना, जब हम लोग स्टेप 3 पर आ ही चुके हैं, हम लोग को पता चल गया है कि क्वेश्चंस कई बार हूबहू रिपीट होते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि कई बार क्वेश्चन के थीम्स रिपीट होते हैं। थीम्स का मतलब है कि यहां पर आप देखना, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया 2013, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस 2021, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स 2016। तुम्हें समझ में आ रहा है ये पैटर्न कि अच्छा इस पैटर्न पर यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इन सब के बारे में पढ़ना है और स्पेशली वायरस के बारे में। क्योंकि ये देखो भाई, वायरसेस लैक एंजाइम्स, वायरसेस कैन बी कल्चर्ड, वायरसेस आर ट्रांसमिटेड, अभी खत्म नहीं हुआ है। हेपेटाइटिस बी वायरस, एचआईवी, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के लिए आपको बैक्टीरिया एंड वायरसेस 2021 में फिर से आया। इसके बाद 2010 का क्वेश्चन उठा लो, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, 2015 का इबोला वायरस, 2017 का जीका वायरस। तुमको पता नहीं चल पा रहा था कि 2025 में भी या फिर जब भी नेक्स्ट टाइम दोगे तो वायरस पर क्वेश्चन आता है और आएगा, आया है। ये देखो भाई, ये 2025 का क्वेश्चन है। पूछा उसने कि नो वायरस, नो वायरस, और नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन। और सिर्फ इतना ही नहीं है, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के साथ आया है भाई। ये बात समझ रहे हो ना कि जब तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के थीम निकाला होगा तो डेफिनेटली तुम 2025 का पेपर तो लगाए के ही आओगे ना। अब इसी तरीके से तुम्हें मैं एक और थीम दिखा देता हूं। कई बार बहुत ही हम्बल, ये है तुम्हारा थीम नंबर 3। पहला हमने देखा कि हूबहू सेम टू सेम टॉपिक ही आ जाता है। दूसरा हमने थीम देखा कि कई बार ऐसा होता है कि उसके ऑप्शन में होता है और उसके ऑप्शन से टॉपिक। अच्छा रुको, मैं तुमको थीम डिफाइन ही करा देता हूं। देखो थीम 1 क्या है, सेम टू सेम टॉपिक, सेम टॉपिक आ जाता है। थीम 2 क्या है, सिमिलर थीम पर क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा वायरस वाला। थीम 3 क्या है, ये बोलता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस में मिलेंगे जिसमें तुमको पैटर्न ऑफ आंसर सेम मिलेगा, पैटर्न ऑफ आंसर विल बी सेम। ये क्या मतलब है, जरा इस क्वेश्चन को देखो।
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा हो सकता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा हो सकता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा हो सकता है। ऐसे जितने भी स्टेटमेंट आते हैं ऑल थ्री। 2025 में जो एक क्वेश्चन आया था, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज, ये वो नो वायरस कैन सर्वाइव, आंसर क्या होगा? करेक्ट बोल रहा है तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे, नन आंसर आ जाएगा। पैटर्न सेम है ना? बस इसने नेगेटिव स्टेटमेंट दिया था इसलिए नेगेटिव आंसर आया, उसने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया था पॉजिटिव आंसर आया, ऑल थ्री आ गया। और ये एक दो बार नहीं हुआ है, ये कम से कम 5 से 6 बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो उसका पैटर्न हम लोग को पता होना चाहिए ना, तो हम यहां पर भी लगा लेते हैं। थीम नंबर 4 क्या कहता है मैं वो भी समझाता हूं। थीम नंबर 4 ये बोलता है कि कई बार जो तुम्हारे ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शन से वो नेक्स्ट टाइम पर फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस बना देता है। इसको भी जरा समझते हैं, ये कहां पर आ गया। जैसे कि 2021 का एक क्वेश्चन है बिस्फेनॉल ए, और इसमें एक ऑप्शन है पॉलीथिलीन टेट्राप्थेलेट, पॉलीथाइलिन टेट्राप्थेलेट। इस ये आंसर नहीं है, आंसर तो पॉलीकार्बोनेट है, बट ये वन ऑफ द ऑप्शंस है। 2021 और 2022 में पॉलीथाइलिन टेट्राप्थेलेट पर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ गया भाई, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। तो तुमको ऑप्शंस पर भी उतना ही पकड़ रखना है। सिमिलरली जैसे अभी हमने इवॉल्व्ड लीसा की बात की थी, है ना? कहां गया भाई इवॉल्व्ड लीसा? 2017 और 20 का पेपर। हमने बोला ना कि ऑप्शन में जो भी चीज रहेगा उससे भी फर्दर क्वेश्चंस बन सकते हैं, हालांकि ये रिवर्स हो गया है। तो क्वेश्चन से ऑप्शन में भी आ सकता है, ऑप्शन से क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये 4 थीम हो गई तुम्हारी। अब 5वीं थीम के बारे में बात करता हूं मैं। 5वीं थीम है तुम्हारी कॉमन सेंस की थीम। अच्छा, 5वीं थीम एक और बताता हूं, साइंस एंड टेक में स्पेशली लगता है कई बार यूपीएससी में। जब यूपीएससी को लगता है ना कि जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म ज्यादा फेमस है, तो वो हमेशा लॉन्ग फॉर्म दे देता है तुम्हें। जैसे कि क्लोज सर्किट टेलीविजन, ये और कुछ नहीं सीसीटीवी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये और कुछ नहीं, ये आरएफआईडी है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये डब्ल्यू लैन जो तुम्हारे कॉलेज में चल रहा है वो है। आंसर हो जाएगा ऑल थ्री। लेकिन ये पता होता है, कई बार ये नहीं पता होता है। सिमिलरली यहां पर भी वही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं पता, बस यही इसी को क्या बोलते हैं? पीवीसी बोलते हैं। यहां पर पॉलीथाइलिन टेट्राप्थेलेट, इसी को पेट जार बोलते हैं, जिसमें तुम लोग पानी पीते हो ना 1 लीटर की बोतल खरीद के, या फिर चीनी चाय पत्ती वाला जो डब्बा होता है वो पेट जार, वही पेट है ये पॉलीथाइलिन टेट्राप्थेलेट। तो बेसिकली क्या है, कई बार हम लोग को इनके बारे में पता नहीं होता है और ये फुल फॉर्म पूछता है। ये है तुम्हारा थीम नंबर 5। अब एक और थीम बताता हूं, एक और थीम बताता हूं तुमको मैं। ये थीम है तुम्हारे कॉमन सेंस का, ये थीम है तुम्हारे कॉमन सेंस का। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें तुम कॉमन सेंस का अप्लाई करके तुम कई बार क्वेश्चंस लगा लोगे। जैसे कि 2025 का ये क्वेश्चन देखो। 2025 का ये क्वेश्चन बोलता है कि इंडिया इज रिसोर्स रिच इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स। मतलब कि 30 तो क्रिटिकल मिनरल्स है और इंडिया उन सभी में बहुत अच्छा कर रहा है। अरे जब अच्छा कर रहा है तो चाइना जापान से इंपोर्ट क्यों करता है? और सारे में कैसे अच्छा हो सकता है भाई? ये तो कोई बात ही नहीं है। द मोमेंट यू एलिमिनेटेड दिस, तुम्हारा आंसर आ गया कॉमन सेंस। तुम्हें पता है, ये वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें नहीं पता है तो भी कोई टेंशन नहीं है। और दिखाता हूं मैं, जैसे कि ये देखो क्वेश्चन। अच्छा, ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया, रुको। ये क्वेश्चन देखो, ये है तुम्हारा थीम नंबर 6। ये बोलता है कि क्वेश्चन में ही तुम्हारा आंसर छिपा हुआ है, भले तुमको नहीं आता है। जैसे कि इन डार्क, इन डार्क कभी कभी न्यूज में है। जैसे एक बार आया था एम स्ट्राइप्स, है ना? ये 2017-18 का क्वेश्चन है शायद, या 2021 का क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। एम स्ट्राइप्स ये टाइगर के लिए है और तुमको एकदम हूबहू ऑप्शन में वही मिलेगा ही मिलेगा। या तो या नहीं, ये थोड़ा पुराना है यार, ये है 2017 का है शायद, ये 2016 या 2017 का क्वेश्चन है। एक बार चेक कर लेना इस क्वेश्चन को भी। इन डार्क, इन डार्क जरा बारे में पढ़ना, तुमको क्या लगता है? इंडिजिनियसली डेवलप्ड रडार सिस्टम, ये बोलना चाह रहा है कि इंड रडार कहीं मिल रहा है रडार से? नहीं। इंडिया सेटेलाइट टू प्रोवाइड सर्विस टू कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशियन रिम, इंड IOR बना इन डार्क? नहीं। साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट सेटअप बाय इंडिया इन अंटार्कटिक, इंड एंड नहीं बना। इंडिया अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिक स्टडी इन द आर्कटिक, क्या मिला? इंड आर्क। आंसर क्या आ गया? हमारा डी आ गया। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। देखो ये R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस में नहीं पता है भाई? आ जाओ इसमें। इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल आर
प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री आर अब कहीं नहीं मिलेगा तुमको ये चीज। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट सारे पढ़ डाला आराम से। रामसर कन्वेंशन एक मिल रहा है सर, इसमें तो वो भी नहीं मिल रहा है, इसमें वो भी नहीं मिल रहा है। नेचुरल रिसोर्सेस लिखा है, तो R2 प्रैक्टिस में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, R2 आंसर आ गया। तो कई बार ये तुम्हारा थीम 6 है ना, कि ऐसे क्वेश्चंस को देखो, आइडेंटिफाई करो और इसको सेलेक्ट करो भाई। आई थिंक तुमको काफी नॉलेज हो गया होगा भाई इन सब चीजों का, कि कैसे तुम्हारे पास क्वेश्चंस सॉल्व करने की टेंडेंसीज हमेशा से रहेंगी और तुमको सिर्फ और सिर्फ देखना है और सॉल्व करना है। और ये तो मैंने चलो उन चुनिंदा क्वेश्चंस में से तुमको दिखाया है जो कि मतलब अभी मैंने तुरंत जितना भी मुझे 2-3 घंटे में जितना मैंने सर्च किया, जो मैंने कभी कभी पढ़ा था, जो मुझे याद आ रहा था, मैंने फटाफट से इनको कंपाइल करके तुम्हें बताया। बट जब तुम खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करोगे ना, तो तुमको इतने सारे लिंक्स मिलेंगे, इतने सारे लिंक्स मिलेंगे, तुमको लगेगा कि यार ये पहले क्यों नहीं कर लिया मैंने। अगर तुमको एक ऑन एन एवरेज, मैं तुमको एक आइडिया देता हूं, सिर्फ इस आइडिया को जरा तुम समझना हमेशा से। जो भी ईयर का क्वेश्चन होता है, प्रीलिम्स की बात हो रही है, प्रीलिम्स का मान लो 2025 की बात कर लेते हैं, या फिर किसी भी ईयर की तुम बात कर लेना, तुम उसमें हमेशा पाओगे कि अप्रोक्सीमेटली 20% या फिर चलो थोड़ा और ही कम कर लेते हैं, 16 से 20% बोल देते हैं, ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, तुमको कभी ना कभी किसी न किसी साल में वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये कम नहीं है भाई साहब, तुम्हें ये कुछ नहीं तो कम से कम नहीं तो 12 से 15 मार्क्स दे के जाएंगे। हाँ, मैं मान के चल रहा हूं कि सारी चीजें तुमको नहीं याद होंगी। कई बार ये तो अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन ही रिपीट हो जा रहा है। कई बार ऐसा होता है जहां पर थीम्स रिपीट होती हैं। थीम्स रिपीट करने की बात करोगे तुम आराम से 30 से 40% क्वेश्चन की बात कर सकते हो। अब चलो थीम बहुत बड़ा होता है, लेकिन तुमने बार बार अगर एनालाइज किया है तो उसी थीम पर क्वेश्चन आ रहे तुम लगा लोगे। बाकी के तुम बोल सकते हो कि 10 से 15% का क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पैटर्न रिपीट होता है। क्वेश्चन पैटर्न रिपीट होता है, जिसमें मैंने भी समझाया ना तुमको कि इसमें ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, क्योंकि सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी ऐसी चीजें, तुमको ये क्वेश्चन पैटर्न का रिपीटिशन मिलेगा और इसमें भी तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। तुम देखोगे कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लगा के तुम आराम से 30 से 40 मार्क्स प्रीलिम्स में तो यूं ही लेके आ सकते हो, जो तुम ला ही नहीं रहे हो। इसके बाद तुम साल भर मेहनत तो करोगे ही। अरे इसमें कितना टाइम चाहिए तुमको यार, साल भर में अगर तुम मान लो इसके लिए 100 घंटे भी दे देते हो ना, तो भी बहुत है। 100 घंटे बस, मतलब एक महीना जम के। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आज बैठो और अगले महीने उठना, 100 घंटे पढ़ के उठना, नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको पूरे साल भर में, 365 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस 100 घंटे को। 365 दिन में मतलब हर 3 दिन में बस एक ही घंटा पढ़ना है, इतना सिंपल है ये। और तुम्हें उसके बाद के फ्री फंड के 30-40 नंबर मिलेंगे। अब तुम खुद ही बताओ, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे कि नहीं? नीचे कमेंट करो मुझे कि सर बिना देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिना एनालाइज किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स का मैं अपना प्रीलिम्स एग्जाम नहीं देने जाऊंगा या नहीं देने जाऊंगी, आई प्रॉमिस। मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ये चाहिए, और मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने सारे लोग इस वीडियो के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। इसका पावर समझो भाई। स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहते हो ना, लोगों से आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो इसको देखो। इसके लिए मैं आप सभी को एक बार फिर से गुजारिश तो नहीं करूंगा, डांट के बताऊंगा कि भाई देख लो इसको, नहीं तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होगा। बहुत मेहनत करोगे तब होगा। कुछ लोग के लिए यूं सिलेक्शन हो रहा है, वो जो यूं सिलेक्शन हो रहा है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं इसका भी हाथ है। तो वो स्मार्टनेस तुम भी लेके आओ, एनालाइज करो और हर साल फ्री फंड में बहुत सारे क्वेश्चन सही करके आओ। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड यू आर मोटिवेटेड इनफ टू गो एंड एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय योर ओन। मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तुमको ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स मिलने बाकी हैं। तुम फाइंड करो, एंजॉय करो इस प्रोसेस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पर और मार्क्स गेन करो। आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।